आकाश दबे पांव सोनम का हाथ थामे घर में घुसा। किरण की नजर जैसे ही दोनों पर पड़ी, उसके हाथ से पानी का गिलास छूटकर फर्श पर बिखर गया। अरे मेरे राम जी, मुझे अभी उठा लो। ये क्या देख रही हूँ मैं? मेरा इकलौता बेटा, जिसके लिए मैंने दुनिया भर के सपने संजोए थे, वो किसी को भी उठा लाया। आकाश, तूने तो मेरे सारे अरमानों का गला ही घोट दिया। मैंने सोचा था धूमधाम से बारात ले जाऊंगी, मोहल्ले को अपनी पसंद की बहू दिखाऊंगी, पर तूने तो मेरा सिर नीचा कर दिया। मैं जी के क्या करूंगी? किरण की आंखें भर आई। उसने माथे पर हाथ रख लिया जैसे अभी बेहोश हो जाएगी। मम्मी प्लीज अब ये ड्रामा मत शुरू करो। मुझे पहले से पता था आप ऐसे ही करोगी, इसलिए मैंने पहले नहीं बताया। अब शादी हो गई है सो हो गई। ड्रामा? ये ड्रामा लग रहा है तुझे? मेरा बीपी फेल हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं और तुझे ड्रामा दिख रहा है? अरे किरण, जो हो गया सो हो गया। बहू घर की दहलीज पार कर चुकी है, अब कम से कम कलेजा तो ठंडा करो। अरे मेरा खून खोल रहा है। सोनम अब तक चुपचाप खड़ी सब सुन रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी आप फिक्र क्यों कर रही हैं? मैं आ गई हूं ना। अब आप बस रानी की तरह रहिए, मैं आपकी ऐसी सेवा करूंगी कि आप सब भूल जाएंगी। पर किरण ने सोनम की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस सोफे पर बैठी रही, आंखें बंद, माथे पर हाथ धरे, जैसे दुनिया से नाता तोड़ लिया हो। सुबह से शाम हो गई, पर किरण उसी सोफे पर जमी रही। न खाना, न पानी, न किसी से बात। घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। भैया लगता है मम्मी आज नहीं उठने वाली। सुबह से कुछ नहीं खाया किसी ने, अब तो भूख से जान निकल रही है। आकाश ने एक बार मां की तरफ देखा, जो अभी भी आंखें मूंदे सोफे पर बैठी थी। सोना, यही मौका है तुम्हें मम्मी के दिल पर राज करने का। जाओ किचन में और कुछ बना दो, जिससे मम्मी का हो सकता है गुस्सा शांत हो जाए। सुबह से सब भूखे हैं, कम से कम पापा और पिंकी का तो पेट भरे। सोनम ने एक पल आकाश को देखा, फिर बिना कुछ कहे उठकर किचन की तरफ चल दी। किचन में घुसते ही उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सामान ठीक ठाक था। उसने दुपट्टा कमर में खोसा, हाथ धोए और काम शुरू कर दिया। करीब आधे घंटे बाद सोनम सूप और पास्ता की ट्रे लेकर बाहर आई। खुशबू पूरे घर में फैल गई। चलो, पहले दिन बहू के हाथ का खाना। खुशबू तो ठीक लग रही है। और लाओ बहू, चक्कर देखे कि तुम्हारे हाथ में कितना स्वाद है। मदन लाल ने जैसे ही सूप का एक चम्मच मुंह में लिया, अरे बेटा, ये सूप है या खोलता तेजाब? इसमें नमक है या पूरा डिब्बा ही खाली कर दिया? आकाश, जल्दी पानी लाओ। भाभी, ये पास्ता या आका गोला, इतनी मिर्च? मेरा तो दिमाग हिल गया, ये तो जहर है, जहर। किरण जो अब तक आंखें मूंदे बैठी थी, खांसने की आवाज सुनकर एकदम सतर्क हो गई। उनकी आंखें खुली और होठों पर एक तंज भरी मुस्कान आ गई। देख लिया अपनी बीवी का हुनर आकाश, देख ले अपनी पसंद। ये बहू नहीं, ये तो हमें सीधा ऊपर पहुंचाने का इंतजाम करके आई है। सोनम, ये क्या बना दिया? तुमने तो कहा था कुकिंग में बहुत अच्छी हो। वो जल्दी में मसाले थोड़े ज्यादा गिर गए होंगे। थोड़े ज्यादा? सुन बहू, या तो ये घर में रहेगी या फिर मैं। अगर रहना है तो मेरी शर्तों पर चलना होगा, वरना अभी सामान उठा और जहां से आई है वहीं चली जा। घर में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सबकी सांसें थम गई। शर्तें? हाँ, मेरी 5 शर्तें माननी होंगी इसे। सोनम, मम्मी की बात मान लो, वरना यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। सोनम ने आकाश की तरफ एक नजर डाली, फिर शांत आवाज में बोली, ठीक है मम्मी जी, बताइए क्या शर्त है आपकी? पहली शर्त यह है कि आज के बाद तो इस घर की रसोई को हाथ भी नहीं लगाएगी। क्या बोली आप मम्मी? अरे किरण, साफ चुप, आवाज नहीं निकलनी चाहिए। मैं तेरी चाल समझ रही हूँ। तो खाना बनाकर घर हथियाना चाहती है, पर मैंने इस घर को 40 साल दिए हैं। इसकी चाबियां इतनी आसानी से नहीं दूंगी मैं। सोनम एक पल के लिए रुकी, फिर हल्के से मुस्कान के साथ बोली, ठीक है मम्मी जी, आपकी पहली शर्त मुझे मंजूर है। किरण ने उसे घूर कर देखा कि इतनी जल्दी सोनम कैसे मान गई। अगले दिन सुबह किरण रसोई में बर्तन पटकते हुए सब्जी बना रही थी। मदन लाल जी, आज देख लेना, ऐसी सब्जी बनाऊंगी कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। उस लड़की के हाथ का वो पास्ता खाकर तो कल सबका पेट खराब होते होते बचा है। अरे किरण, बस थोड़ा हाथ हल्का रखना नमक मिर्च पर, वरना कल की तरह फिर पानी के मटके भरने पड़ेंगे। आप चुपचाप अखबार पढ़िए, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है कि खाने में क्या डलता है। बहू, इधर आ, देख ले मैं कैसे सलीके से सब्जी छौंक रही हूँ। मम्मी जी, मैं कुछ मदद कर दूं क्या?
आप अकेले कब तक? किरण ने सोनम को चुप करा दिया। खबरदार जो तूने इस रसोई में कदम भी रखा, मेरी पहली शर्त याद है ना, तू इस किचन के पास भी नहीं आएगी। जा यहाँ से, तेरा काम तो मैंने कल ही देख लिया था। अच्छा मम्मी जी, जैसी आपकी मर्जी। तभी बाहर फोन की घंटी बजी और किरण हाथ पोंछते हुए गॉसिप के लिए बाहर चली गई। अब आएगा असली मजा। सासू माँ ने कहा था खाना नहीं बनाना है, पर ये तो नहीं कहा था कि बनी बनाई सब्जी में अपना स्वाद नहीं दिखाना है। सोनम दबे पांव रसोई में घुसी और सब्जी में ऊपर से मुट्ठी भर नमक और मिर्च डाल दी। अब सासू माँ को भी पता चले कि बहू के बिना रसोई का क्या हाल होता है। सोनम ने झटपट अपना कारनामा दिखाया और वापस अपने कमरे में भाग गई। लाओ भाई, खाना तैयार है। मदन लाल जी, आकाश, आ जाओ सब, गर्मा गर्म खाना लगा दिया है। मदन लाल ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखा, उनका चेहरा लाल हो गया। किरण, ये क्या बना दिया है? आज तो तुमने बहू को भी फेल कर दिया। इसमें इतना नमक और मिर्च, मेरा तो पूरा गला ही जल गया। मम्मी ये क्या है? इसमें तो मिर्ची मिर्च दिख रही है। कल तो फिर भी ठीक था, आज तो निवाला लेना भी मुश्किल हो रहा है। अरे ये कैसे हो गया? मैंने तो सब अपनी आंखों के सामने हिसाब से डाला था, ये मिर्च कहाँ से टपक पड़ी? सोनम एक कोने में खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। किरण समझ गई दाल में कुछ काला है। तो फिर रसोई में गई? मेरी पहली शर्त की धज्जियां उड़ा दी तूने। नहीं तो मम्मी जी, खाना तो आप ही ने बनाया है, मैंने तो बस उसे थोड़ा ठीक किया। आपने कहा था खाना मत बनाना, सो मैंने नहीं बनाया। हाय राम, मेरे तो भाग ही फूट गए। बोलती कुछ हूँ और करती कुछ। यह लड़की मेरा पूरा खाना सत्यानाश कर दिया। कोई बात नहीं मम्मी जी, कल से ध्यान रखिएगा। अगली शर्त के लिए मैं तैयार हूँ। चुप कर, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। अब कल से मेरी दूसरी शर्त शुरू होगी, तब देखती हूँ तेरी ये होशियारी कहाँ जाती है। रात को सोने से पहले किरण ने सोनम को अपने पास बुलाया और चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान लेकर आई। सुन बहू, एक बात कान खोल कर सुन ले तू। घर की गृह लक्ष्मी वही होती है जो सवेरे 5 बजे बिस्तर छोड़ देती है। कल से तुझे ठीक 5 बजे उठना होगा, समझ गई? क्या मम्मी जी, सुबह 5 बजे? मैं तो अपने घर में 9-10 बजे से पहले कभी उठी ही नहीं हूँ, ये मुझसे कैसे होगा? मुझे कुछ नहीं पता, तुझे 5 बजे उठना है और बस बिस्तर छोड़ देना है। अब जा और सो जा। ठीक है मम्मी जी, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं ये भी करूंगी आपके लिए। सोनम तो चली गई, पर किरण मन ही मन लड्डू फोड़ रही थी। अब आएगा असली मजा। मेरा बेटा अपनी मन मर्जी से बहू लेकर आया है ना, अब इसे अपने इशारों पर नचाऊंगी। सवेरे 5 बजे उठाऊंगी तो सारा घर का काम इसे ही करना पड़ेगा। अगली सुबह सोनम ने ठीक 4:55 का अलार्म लगाया। उठते ही वो सीधी किरण के कमरे के बाहर पहुंची और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगी। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, जय श्री कृष्ण। उठ जाइए मम्मी जी, मैं उठ गई हूँ। अरे कौन है? कौन चिल्ला रहा है सवेरे सवेरे? मैं हूँ मम्मी जी, आपकी आज्ञाकारी बहू। आपने कहा था ना 5 बजे बिस्तर छोड़ देना, तो मैंने छोड़ दिया और आपको बताने आई हूँ। किरण को लगा कि बहू अब रसोई में जाकर चाय नाश्ता बनाएगी और घर की सफाई करेगी। किरण तो सुकून से फिर से चादर ओढ़कर सो गई। सुबह के 9 बज गए। किरण की जब नींद खुली तो उसने बाहर आकर देखा, घर वैसा का वैसा ही पड़ा था। न चाय बनी थी, न झाड़ू लगा था। ये क्या, काम तो वैसा का वैसा ही पड़ा है। ये कल मुही उठी तो गई कहाँ? बहू, आ बहू। सोनम बड़े आराम से अपने कमरे से अंगड़ाई लेते हुए बाहर निकली। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, चाय मिल गई क्या? अरे गुड मॉर्निंग की बच्ची, तू अपने कमरे से क्यों निकल रही है? मैं तो समझी तू 5 बजे की उठी हुई है। हाँ मम्मी जी, मैं 5 बजे उठी तो थी, अब वो जय श्री कृष्ण किया और फिर वापस जाकर सो गई। सो गई? मैंने तुझे सवेरे 5 बजे उठने के लिए इसलिए बोला था कि तू वापस सो जाए। मम्मी जी, आपने कल क्या बोला था? आपने बोला था बस 5 बजे उठना है और बिस्तर छोड़ देना है, तो मैंने ठीक 5 बजे बिस्तर छोड़ दिया और सोफे पर जाकर सो गई। जैसा आपने कहा वैसे ही तो किया। मैंने अपनी तरफ से बात को बिल्कुल इधर उधर नहीं किया। सोनम की बात सुनकर किरण ने अपना माथा पकड़ लिया। हे भगवान, मैं क्या करूं इस लड़की का। मैंने कहा था काम करने के लिए और ये बिस्तर छोड़कर सोफे पर सो गई। पर मम्मी जी, आपने काम शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया था, आपने सिर्फ बिस्तर छोड़ने को कहा था। अब आपकी इच्छा तो पूरी हुई ना। तू ना बहुत तेज है। रुक, अब कल तीसरी शर्त बताऊंगी, तब देखती हूँ तू कहाँ जाकर सोती है। किरण ने हार नहीं मानी थी। अगले दिन सुबह उसने सोनम को पास बुलाया और बड़े भारी मन से अपनी तीसरी शर्त रखी। देख बहू, अब तो इस घर में आ ही गई है और मेरे बेटे ने तुझसे ब्याह कर ही लिया है, तो मुझे तुझे अपनाना ही पड़ेगा। मेरे पास अब कोई चारा नहीं बचा।
पर मेरी तीसरी शर्त माननी होगी। आज से तू इस घर को अपना घर समझेगी। इस घर की रखवाली करना और इसे संभालना तेरी जिम्मेदारी, समझ गई? जी मम्मी जी, आज से ये घर मेरी जिम्मेदारी। इसकी रखवाली करना, इसकी निगरानी करना और इसका ख्याल रखना अब सब मुझ पर छोड़ दीजिए। किरण मन ही मन खुश थी कि अब बहू सारा दिन घर चमकाने में लगी रहेगी। वो खुद रसोई में जाकर तसल्ली से खाना बनाने लगी, लेकिन बाहर तो कुछ और ही चल रहा था। सोनम ने बरामदे में बीचों बीच एक कुर्सी डाली और सिक्योरिटी गार्ड की तरह जमकर बैठ गई। तभी दूध वाला आया। नमस्ते अंकल जी, रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे दीदी, मैं तो रोज दूध देने आता हूँ। आप कौन? मैं इस घर की बहू हूँ और मेरी सासू माँ ने कहा है कि मुझे इस घर की रखवाली करनी है, पूरी निगरानी रखनी है। अब मैं ही इस घर की लक्ष्मी हूँ और गार्ड भी। आप अंदर नहीं जा सकते। अरे कैसी बात कर रही है, मैं तो सालों से आ रहा हूँ यहाँ पर। आते होंगे, पर मेरी सासू माँ ने बिना इजाजत किसी को भी अंदर घुसने से मना किया है। पहले अपना पहचान पत्र दिखाइए, पैन कार्ड या कोई सरकारी आईडी कार्ड हो तो निकालिए, तभी अंदर जाने दूंगी। आईडी कार्ड दूध देने के लिए? हाँ, क्या पता अब दूध में क्या मिलाकर खिला दे और सबको बेहोश कर दे और फिर मेरी सासू माँ को लूट कर ले गए तो फिर ससुर जी तो यही बोलेंगे ना, मैं अच्छी बहू नहीं हूँ। चलिए आईडी निकालिए। मैं चलता हूँ, महीने के आखिर में आऊंगा हिसाब करने। राम राम। हाँ जाइए, बिना आईडी के यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जो भी गली से गुजरता सोनम उसे हाथ जोड़कर नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी करती और फिर पूछताछ शुरू कर देती। मोहल्ले के लोग हैरान होकर हंसने लगे। शोर सुनकर मदनलाल और आकाश बाहर आए। अरे बहू, तू यहाँ बाहर बीच रास्ते में कुर्सी डालकर क्यों बैठी है? पापा जी, मम्मी जी ने कहा है कि इस घर की रखवाली करनी है और ख्याल रखना है। ये घर अब मेरा भी है ना, तो रखवाली तो करनी ही पड़ेगी। इसीलिए देखो ना, मैं सुव्यवस्थित रूप में चेयर लगाकर बाहर ही बैठी हूँ। सोनम, रखवाली का मतलब घर के काम संभालना होता है, गेट पर पहरा देना नहीं। पागल हो गई हो क्या? तभी किरण रसोई से बाहर निकली और ये नजारा देखकर उसका गला सूख गया। अरे आकाश, किस पागल लड़की से शादी करके लाया है तू? इससे मैं बोलती कुछ हूँ, ये करती कुछ है, सुनती कुछ है, समझती कुछ और ही है। मेरे राम जी, मैं तो अपना सिर पकड़ लूं। मेरा पूरे मोहल्ले में तमाशा बना दिया इसने। मम्मी जी, अब आप ही बताइए, आप ही ने तो कहा था घर की रखवाली मेरी जिम्मेदारी है। अब रखवाली तो गेट पर ही होती है ना। अरे अक्कल की मारी, मेरा मतलब घर की सफाई और देख रेख से था। तूने तो दूध वाले को भी भगा दिया, अब चाय क्या तेरे सिर पर बनाऊंगी? किरण पैर पटकते हुए अंदर भाग गई और आकाश अपना सिर पकड़कर उनके पीछे पीछे उन्हें समझाने दौड़ा। मदनलाल वहीं खड़े होकर अपनी हंसी रोकने की कोशिश करने लगे। अगले दिन, देख बहू, तू मेरी हर बात को पकड़ लेती है ना। अब मैं बताती हूँ तुझे कि कैसे फंसाया जाता है। मेरी चौथी शर्त सुन ले। आज से तू बिना मुझसे पूछे एक कदम उठाएगी नहीं। जो मैं बोलूंगी वही होगा। इस घर में एक पत्ता भी मेरी इजाजत के बिना नहीं हिलना चाहिए, समझ गई? जी मम्मी जी, जैसा आप कहें। तभी घर में 2 मेहमान आ गए। सोनम उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, पर उन्हें बैठने को नहीं कहा। मम्मी जी, मेहमान आए हैं, क्या इन्हें सोफे पर बैठने के लिए कह दूं? आपने कहा था ना बिना पूछे कुछ नहीं करना। अरे नाक कटवाएगी मेरी। हाँ, बिठा दे। मेहमान बैठ गए। सोनम फिर रसोई के दरवाजे पर खड़ी होगी। मम्मी जी, क्या मेहमानों को पानी पिला दूं? और चाय बनाऊं तो क्या उसमें शक्कर डालूं या नहीं? और अदरक डालनी है या इलायची? एक बार कंफर्म कर दीजिए मम्मी जी, वरना पत्ता हिल जाएगा ना। अरे कल मुही मेहमानों को चाय पिला दे, अब चाय के लिए भी मेरा सिर खिलाएगी क्या? मेहमान तो जैसे तैसे निपट गए। शाम को किरण उन मेहमानों को स्टेशन छोड़ने चली गई। जाते जाते उसने अपना फोन बैग में डाल दिया और साइलेंट कर दिया। इधर आधे घंटे बाद पिंकी कॉलेज से वापस आई। उसने बेल बजाई पर दरवाजा नहीं खुला। भाभी गेट खोलिए, बाहर बहुत धूप है। नहीं पिंकी, मैं गेट नहीं खोल सकती। मम्मी जी की सख्त हिदायत है कि बिना उनसे पूछे घर में पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए। अब गेट खोलना तो बहुत बड़ी बात है ना। अरे भाभी, ये क्या पागलपन है? मैं घर की बेटी हूँ, कोई बाहर वाली नहीं हूँ। जल्दी खोलो। सॉरी पिंकी, रूल इज रूल। जब तक मम्मी जी की आज्ञा नहीं मिलेगी मैं कुंडी नहीं खोलूंगी। तुम उन्हें फोन मिलाओ ना। पिंकी ने 5-10 बार फोन मिलाया, पर किरण का फोन साइलेंट पर था। बेचारी पिंकी 5 घंटे तक घर की सीढ़ियों पर पसीने में लथपथ खड़ी रही। रात को जब किरण स्टेशन से लौटी तो पिंकी का बुरा हाल देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। अरे पिंकी, तो बाहर क्यों खड़ी है? क्या हुआ तुझे? मम्मी, आपकी इस लाडली बहू ने मुझे 5 घंटे से धूप में खड़ा कर रखा है। कह रही है मम्मी से पूछ कर ही गेट खोलूंगी। बहू, कल मुझे बाहर निकल। तेरी इतनी मजाल कि तूने मेरी बेटी को घर में घुसने नहीं दिया।
मम्मी जी, आप ही ने बोला था बिना आपसे पूछे कुछ नहीं होना चाहिए। अब आपकी आज्ञा के बिना मैं अपनी मनमर्जी कैसे करती? आपने फोन नहीं उठाया तो मैंने सोचा शायद आप नहीं चाहते कि गेट खुले। अरे मैंने तुझे मेरी बेटी को बाहर खड़ा करने के लिए थोड़ी ना बोला था, मेरी बातों को मानने के लिए बोला था। तू हर बात को उल्टा क्यों लेती है? मैं जो बोलती हूँ तू उसका दूसरा ही मतलब निकाल कर अपनी मनमर्जी करती है। पर मम्मी जी, मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन किया। अब अगर आपकी आज्ञा ही ऐसी थी तो मैं क्या करूं? भगवान, इसे अंदर घुसाओ और पिंकी बेटा तू अंदर आ, पहले पानी पी। किरण अब अपनी आखिरी शर्त सोचने लगी जिससे वो इस टेढ़ी बहू को सीधा कर सके। देख बहू, तू खुद को जितना चालाक समझती है ना, उससे कहीं ज्यादा तेज मैं हूं। मैंने तेरी सारी होशियारी देख ली। अब मेरी 5वीं और आखिरी शर्त सुन, जिससे तू जिंदगी भर बंधी रहेगी। जी मम्मी जी, बोलिए ना, आपकी आखिरी शर्त क्या है? यही कि आज के बाद तू हमें अपना सगा माँ बाप समझेगी। जैसे तू अपने माँ बाप की सेवा करती है वैसे ही हमारी सेवा करेगी। बोल, मंजूर है? बस इतनी सी बात? मम्मी जी, ये तो मेरी खुशकिस्मती है, आपकी ये इच्छा भी पूरी होगी। अगला दिन हुआ और किरण सोफे पर बैठकर अपनी सेवा का इंतजार करने लगी। उसे लगा अब बहू आएगी, पैर दबाएगी। तभी सोनम कमरे से बाहर निकली। मम्मी जी, ओ मम्मा, सुनिए ना, जरा एक गिलास ठंडा पानी तो पिला दीजिए, प्यास के मारे गला सूख रहा है। क्या? मैं तुझे पानी पिलाऊंगी? तू मेरी सेवा करेगी या मैं तेरी? मम्मी जी, कल आप ही ने कहा था आपको अपना माँ बाप समझू, तो वही तो समझ रही हूँ। मेरे मम्मी पापा तो मेरे आगे पीछे घूमते थे, मेरी एक आवाज पर पानी के जूस लेकर हाजिर हो जाते थे। अब आप मेरी मम्मा है तो आप भी मेरे पीछे पीछे घूमिए ना। मैं तेरे आगे पीछे घूमूंगी? मैं तेरी सासू माँ हूँ? अरे मम्मा, पुरानी बातों को छोड़िए ना, लाइए पहले पानी पिलाइए, फिर एक बढ़िया सी कड़क कोल्ड कॉफी बना दीजिए। याद रखिएगा शुगर ज्यादा मत डालना और कॉफी ना थोड़ी स्ट्रांग रखना। किरण अभी सदमे में ही थी कि सोनम ने उसकी बाह पकड़ ली। और हाँ मम्मा, आज ना मेरा चाइनीज भेल खाने का बड़ा मन हो रहा है। प्लीज मम्मा, अपनी इस प्यारी सी बेटी के लिए बढ़िया वाली भेल बना दो ना। तू पागल हो गई है क्या? तू मुझे ऑर्डर दे रही है? मैं तेरी सासू माँ हूँ, कोई बावर्ची नहीं हूँ। मेरी मम्मा मेरे लिए सब कुछ बनाती थी। सोनम ने इतना कहकर किरण के गाल पर एक प्यार भरी किस की और मुस्कुराते हुए वापस अपने कमरे में चली गई। किरण वही सोफे पर पत्थर बनी बैठी रही। उसे समझ में आ गया कि उसने जिस सेवा के जाल को बुना था, सोनम ने उसी में उसे सगी माँ बनाकर कैद कर दिया था। क्या हुआ किरण, ममता जाग रही है या फिर से कोई शर्त याद आ रही है? किरण ने अपना माथा पकड़ लिया और गहरी सांस ली। तभी सोनम कमरे से बाहर निकली और चहकते हुए बोली, मम्मा, भेल बन गई क्या? भूख बढ़ रही है। किरण झटके से खड़ी हुई और सोनम के सामने हाथ जोड़ दिए। बस बहू, बस कर, मैं हार गई, मैं सच में हार गई। तू जीत गई। खुदा के वास्ते अब मुझे माफ कर और मेरा पीछा छोड़। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुझे सीधी लड़की समझकर शर्तें थोपने चली थी। अरे मम्मी जी, आप तो बुरा मान गई। मैं तो बस सगी बेटी का फर्ज। नहीं, कोई फर्ज नहीं। तो अपना काम संभाल, घर संभाल, जैसे रहना है रह। मुझे अब तेरी कोई सेवा नहीं चाहिए। तू सगी बेटी बनेगी तो मेरा तो बुढ़ापा रसोई में ही निकल जाएगा। मैं अब बहुत थक गई हूँ बहू, मेरी अब कोई शर्त नहीं बची। मदन लाल और आकाश भी पास आकर खड़े हो गए और मुस्कुराने लगे। आकाश, संभाल अपनी इस पत्नी को। आज से मेरी बस एक ही शर्त है कि मुझे चैन से जीने दो। ना मैं तुझसे कुछ पूछूंगी ना तुम मुझसे कुछ पूछना। तू अपनी मर्जी की मालकिन है। रेणुका अपनी बहू वर्षा के रोज रोज की उटपटांग हरकतों से परेशान थी, लेकिन वर्षा थी कि उसे ऐसा हरकतें करने में न जाने क्या मजा आता था। उस दिन भी वर्षा ऐसा ही कुछ करती है। सुबह जब रेणुका किचन में जाती है तब वर्षा खाना बना रही होती है। वर्षा को देखकर रेणुका चीख पड़ती है। उसे चीखता हुआ देखकर वर्षा भी चीखने लगती है। कुछ देर तक चीखने के बाद, क्या हुआ मम्मी जी, आप चीख क्यों रही हैं? क्या किचन में कोई भूत वूत देख लिया है क्या? तू कोई भूत से कम है क्या? कैसी बातें कर रही हो मम्मी जी? ये बता, तू स्कूटी चलाने जा रही है क्या? नहीं मम्मी जी। तो ये हेलमेट क्यों पहना हुआ है? वो मम्मी जी, पकौड़े तलते समय ना तेल के छींटे लग रहे थे, इसलिए मैंने हेलमेट लगा लिया। आपको भी लगा देती हूँ। वर्षा एक और हेलमेट लाकर रेणुका को पहना देती है। अब ठीक है मम्मी जी, आपको तेल के छींटे नहीं आएंगे। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। रेणुका अपने सिर से हेलमेट उतारती है।
मैंने इतने दिनों खाना बनाया लेकिन ऐसी ऊट-पटांग हरकत कभी नहीं की। न जाने क्या खाकर तेरी माँ ने तुझे पैदा किया है कि तू ऐसी हरकतें करती है। मम्मी जी, उस समय मैं मम्मी के पेट में थी। मुझे तो नहीं पता था कि मम्मी ने क्या खाया था। मैं उनसे पूछकर आपको बता दूंगी। रेणुका अपना सिर पकड़ लेती है। उफ, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, यही ठीक रहेगा। आपकी मर्जी है मम्मी जी। वैसे आप यहाँ आई क्यों थी? कुछ काम था क्या? हाँ, मैं ये कहने आई थी कि नाश्ता जल्दी लगा दे। ठीक है मम्मी जी, आप जाओ, मैं बस 5 मिनट में नाश्ता लगाती हूँ। रेणुका के जाने के बाद वर्षा खाने के टेबल पर सबके लिए नाश्ता लगाती है। सभी लोग नाश्ता करने के लिए आते हैं। तभी रेणुका वर्षा से कहती है, वर्षा बहू, तूने पीने का पानी नहीं रखा? रखा तो है मम्मी जी, वो देखिए सबके गिलास में पानी रखा है। तू ऐसे बोल रही है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। दरअसल रेणुका पानी ज्यादा पीती थी और वर्षा ने उसके लिए भी सिर्फ 1 गिलास पानी रखा होता है। मैं जानती हूँ ना मम्मी जी, इसलिए तो मैंने आपके लिए अलग से इंतजाम करके रखा है। कैसा इंतजाम? वर्षा रसोई से एक लंबी सी पाइप जो कि आरओ से कनेक्टेड होता है उसे लाकर रेणुका के मुंह में ठूस देती है। ये तू क्या कर रही है बहू? मम्मी जी, ये आरओ की पाइप है। अब आप जितनी मर्जी उतना पानी पियो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। रेणुका गुस्से में पानी की पाइप अपने मुंह से निकाल कर फेंक देती है और अपने बेटे चंदन से कहती है, देख रहा है चंदन, वर्षा की हरकतें देख रहा है तू? वर्षा, ये क्या हरकत है? क्या कर रही हो तुम? मैंने क्या किया है? मम्मी जी को पानी ही तो पिला रही हूँ। अब उन्हें ज्यादा प्यास लगती है तो कितनी बार उन्हें पानी लाकर दूं? ये नमूना हमारे घर के लिए रख रखा था क्या? इसकी माँ ने न जाने क्या खाकर पैदा किया है इसे। रेणुका के गुस्से का वर्षा पर कोई असर नहीं होने वाला था। वो अपनी ही धुन में उल्टे पुल्टे काम करती जाती। इसी तरह से जब वो घर की सफाई करती, जब रेणुका की शक्ल देखने लायक होती थी। एक दिन जब वर्षा घर में झाड़ू लगा रही होती है, सभी लोग अपने अपने घरों में झाड़ू लगाते हैं तो घर का कचरा बाहर निकालते हैं, लेकिन एक तू है जो बाहर झाड़ू लगाकर बाहर का कचरा घर के अंदर लेकर आती है। मम्मी जी, मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है। जब डस्टबिन घर के अंदर है तो हम कचरा बाहर क्यों निकाले? डस्टबिन घर के बाहर भी तो है, वो तुझे नहीं दिखाई देता? ओह, वो वाली डस्टबिन, लेकिन उसमें कचरा डाला तो वो गंदी हो जाएगी मम्मी जी। रेणुका अपने सर पर हाथ रखकर बोलती है, उफ, अब इसे कौन समझाए? एक बार रेणुका अपनी बहन से मिलने दूसरे शहर जा रही होती है। वर्षा बहू, मैं 2 दिनों के लिए अनीता से मिलने जा रही हूँ। रात भर ट्रेन के सफर में रहूंगी, तो तू खाना पैक करके मुझे दे देना। ठीक है मम्मी जी। शाम को चंदन रेणुका को ट्रेन में बिठाने के लिए जाता है। उससे पहले वर्षा लंच का डिब्बा रेणुका को देती है। ये लीजिए मम्मी जी आपका खाना। ठीक है बहू, अपना और चंदन का ध्यान रखना। मैं 2 दिन में आ जाऊंगी। आप आराम से जाइए मम्मी जी। मैं तो कहती हूँ कि मौसी जी के पास कुछ दिन बिता कर आइए। आखिर इतने दिनों के बाद आप दोनों मिलोगी। ठीक है, अच्छा मैं चलती हूँ। रेणुका चंदन के साथ स्टेशन चली जाती है। चंदन उसे गाड़ी में बिठाकर वापस घर आ जाता है। जब रात में रेणुका खाना खाने के लिए लंच का डिब्बा खोलती है तो डिब्बा खाली होता है और उसमें एक पर्ची रखी होती है। वर्षा बहू ने खाली डिब्बा दे दिया। और ये पर्ची, इसमें क्या लिखा है? रेणुका पर्ची खोलकर देखती है तो उसमें लिखा था, अप्रैल फुल मम्मी जी। पर्ची देखते ही रेणुका का पारा 7वें आसमान पर आ जाता है। वो वर्षा को फोन करती है। वर्षा बहू, क्या है ये सब? क्या हुआ मम्मी जी? लंच बॉक्स खाली क्यों है? तूने इसमें खाना क्यों नहीं रखा? वो मम्मी जी रखा तो है, उसमें अप्रैल फुल वाली पर्ची रखी है। मैंने सोचा क्यों ना आज आपको बेवकूफ बनाया जाए। बेवकूफ तो मैं बन ही गई हूँ तुझे अपनी बहू बना के। अब मैं क्या खाऊंगी? कोई नहीं मम्मी जी, मैंने आपके बैग में लड्डू रखे हैं, आप लड्डू खा लो। रेणुका को रात के खाने में लड्डू खाकर काम चलाना पड़ता है। लड्डू खाते खाते वो वर्षा को कोसती भी जाती है। पता नहीं इस लड़की में दिमाग नाम की चीज है भी या नहीं। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ इससे। वैसे लड्डू तो इसने अच्छे बनाए हैं। रेणुका अपनी बहन अनीता के घर जाती है और कुछ दिन बिताकर अपने घर वापस आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपने घर आती है, ये क्या, ये हमारा ही घर है क्या? कहीं मैं किसी और के घर तो नहीं आ गई? दरअसल रेणुका के जाने के बाद वर्षा घर के सारे पुराने और टूटे हुए जूते चप्पलों की एक माला बनाकर मेन गेट पर टांग देती है, जिसे देखकर रेणुका ठिठक जाती है। उसे अपने ही घर को पहचानना मुश्किल हो जाता है। तभी वर्षा दरवाजा खोलकर बाहर आती है। मम्मी जी, आ गई आप?
हाँ, मैं तो आ गई हूँ, लेकिन ये तूने क्या किया है? क्या मम्मी जी? रेणुका दरवाजे पर टंगे पुराने और टूटे हुए जूते चप्पलों की माला की ओर इशारा करती है। ओ ये मम्मी जी, आप ही तो कहती थी ना अपने घर को दूसरों की बुरी नजर से बचाना चाहिए, इसलिए मैंने ये जूते चप्पलों की माला लटका दी। अब कोई हमारे घर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। अपने घर को बुरी नजर से बचाने के लिए यही रास्ता मिला था तुझे? कुछ और नहीं समझ आया? कुछ और मतलब मम्मी जी? वर्षा की बात सुनकर रेणुका गुस्से में दांत पीसने लगती है। हाँ, मेरे पास एक और आइडिया है मम्मी जी, जो हमारे घर को बुरी नजर से बचाएगा। वर्षा फौरन घर के अंदर जाती है और झाड़ू लाकर दरवाजे पर टांग देती है, जिसे देखकर रेणुका और गुस्सा हो जाती है। क्या हुआ मम्मी जी? अब भी कुछ कमी है क्या? ठीक है, अब मैं जो करने वाली हूँ उससे तो हमारे घर को बुरी नजर लगना तो दूर, अच्छी नजर भी नहीं लगेगी, क्योंकि लोग हमारे घर के सामने से गुजरना ही छोड़ देंगे। वर्षा घर के अंदर से डस्टबिन लाकर मेन गेट पर सारा कचरा बिखेर देती है। अब ठीक है मम्मी जी। रेणुका बिना कुछ कहे अपना पैर पटकती हुई अंदर चली जाती है। पता नहीं क्या खाकर ये नमूना पैदा किया है इसकी माँ ने। मैं जितना इसे सुधारने की कोशिश करती हूँ, ये उतना ही उल्टे काम करती है। वर्षा की हरकतों से रेणुका का पारा दिन प्रतिदिन हाई होता जा रहा था। एक बार की बात है, रात में रेणुका को प्यास लगती है। वो पानी लेने के लिए उठती है और किचन में जाती है। तभी उसे सीढ़ियों के पास किसी की आवाज मिलती है, जहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है। इतनी रात में वहाँ कौन है? रेणुका सीढ़ियों के पास जाती है और लाइट ऑन करती है तो देखती है कि सीढ़ियों पर वर्षा बैठी होती है। उसके एक हाथ में मैगी से भरा बाउल और दूसरे हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है। रात के 2 बजे तू मैगी खा रही है और कोल्ड ड्रिंक पी रही है? मम्मी जी, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा शायद कुछ खा लूं तो नींद आ जाएगी। तो यहाँ सीढ़ियों पर क्यों बैठी है? वहाँ डाइनिंग टेबल के पास कुर्सी पर आराम से बैठकर खा। मम्मी जी, रोज तो वहीं बैठकर खाती हूँ ना, आज सोचा कि क्यों ना थोड़ा अलग हटकर खाऊं, कुछ चेंज भी हो जाएगा। मम्मी जी, आप भी मैगी टेस्ट करो ना। नहीं, तू ही खा। नहीं मम्मी जी, आप भी थोड़ी खाकर देखो, आज मैंने अलग तरीके से मैगी बनाई है। वर्षा रेणुका को बार बार मैगी खाने के लिए बोलती है। रेणुका एक चम्मच मैगी टेस्ट करती है और खाते ही उसकी आंखों से पानी और कान नाक से धुआं निकलने लगता है। मिर्ची, मिर्ची, पानी, पानी। वर्षा उसे कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए दे देती है। रेणुका कोल्ड ड्रिंक पीती है। तूने इसमें ऐसा क्या डाला है कि ये इतनी तीखी है? मम्मी जी, मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है, वो भी ढेर सारी। क्यों? मेरा कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था। तो मुझे क्यों खिला दिया? तू तो जानती है कि मैं मिर्ची नहीं खाती। मम्मी जी, एक दिन खाने से कुछ नहीं होता। मैंने माना कि मिर्ची थोड़ी ज्यादा थी। थोड़ी? वर्षा बहू, तुझे कब अक्ल आएगी? क्यों ऐसी हरकतें करती है? मेरी नींद उड़ा कर रख दी है। एक दिन की बात है, रेणुका की कमर में दर्द हो रहा था। मेरी कमर, आज तो मुझसे ना उठा जा रहा है ना बैठा जा रहा है। क्या हुआ मम्मी जी? बहू, आज मेरी कमर अकड़ गई है, सीधा भी नहीं खड़ा हुआ जा रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जान निकल जाएगी। मम्मी जी, आपकी कमर में दर्द है ना? मैं ऐसा इलाज करूंगी कि आपका कमर दर्द 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। तू क्या करेगी? तू डॉक्टर है क्या? डॉक्टर नहीं हूँ मम्मी जी, लेकिन मैं कमर का दर्द का इलाज जानती हूँ। मैंने अपने इलाज से अपनी नानी दादी सबकी कमर दर्द से ठीक कर दी है। अच्छा, हाँ, आप बेड पर लेट जाओ। देख बहू, तू कुछ ऐसा मत करना जिससे मुझे तकलीफ और बढ़े। अरे आप चिंता मत करो मम्मी जी, आप बस लेट जाओ। रेणुका बेड पर लेट जाती है। वर्षा उसकी कमर पर तेल लगाकर मालिश करती है। मम्मी जी, कुछ आराम मिला? हाँ बहू, बहुत आराम मिल रहा है। आज तूने पहली बार कुछ अच्छा काम किया है। मम्मी जी, इसके बाद मैं जो करूंगी ना, उससे आपकी कमर एकदम सीधी हो जाएगी, अकड़न दूर हो जाएगी। जल्दी कर दे बहू, मैं बहुत परेशान हूँ अपनी कमर से। बस मम्मी जी, हो ही गया समझो। रेणुका की कमर में तेल मालिश करने के बाद वर्षा उसकी कमर में रस्सी से एक लकड़ी बांध देती है। बहू, ये तू क्या कर रही है? मेरी कमर में लकड़ी क्यों बांध रही है? मम्मी जी, आपकी कमर अकड़ गई थी ना, इसलिए मैंने लकड़ी बांध दिया। अब कुछ दिन तक इस लकड़ी को अपनी कमर में बंधा रहने दीजिए। कुछ दिन में आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो जाएगी। बहू, बहुत हो गया तेरा,
अब मैं तुझे सीधा कर दूंगी। रेणुका को बहुत गुस्सा आता है। वो सीधा वर्षा की माँ को फोन लगाती है। सरस्वती फोन उठाती है। नमस्ते बहन जी। नमस्ते ममस्ते छोड़ो बहन जी, पहले ये बताओ कि आपने क्या खाकर अपनी बेटी को पैदा किया था। क्या हो गया बहन जी, आप इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हो? क्या हो गया? अरे आप लोग खुद आकर देख लो, आपकी बेटी ने मेरे साथ क्या क्या किया। रोज उल्टे सीधे काम करती है और आज तो फिर इसने हद ही कर दी है। हाँ ठीक है, और अपने कुछ कपड़े लेकर आना। थोड़े दिन यहाँ रहकर तो देखो आपकी बेटी ने कैसे हमारा जीना हराम कर रखा है। उसी दिन शाम के वक्त वर्षा की माँ सरस्वती कुछ दिन के लिए अपनी बेटी के ससुराल आ जाती है। माँ तुम, अच्छा क्या तुम आ गई, बहुत दिनों से तुमसे नहीं मिली थी। रेणुका वर्षा को नहीं बताती है कि उसकी माँ आई नहीं है, बल्कि उन्हें बुलाया गया है। बेटा रेणुका जी कहाँ हैं? मम्मी जी अपने कमरे में आराम कर रही हैं, उनकी कमर में दर्द है तो मैंने उनका इलाज कर दिया है। सरस्वती रेणुका के कमरे में जाती है तो देखती है कि रेणुका आधे मुंह अपने बेड पर लेटी हुई है और उसकी कमर में रस्सी से एक लकड़ी बंधी हुई है। सरस्वती को देखते ही रेणुका बोलती है, देखिए बहन जी, ये क्या किया है आपकी बेटी ने, मेरा कमर दर्द ठीक करने के लिए मुझे लकड़ी से बांध दिया। सरस्वती रेणुका की कमर से रस्सी खोलकर लकड़ी अलग करती है और उसके बाद रेणुका उठकर बैठ जाती है। बहन जी आपसे एक बात पूछनी है मुझे। पूछिए ना बहन जी, क्या बात है? वर्षा बहू ऐसी क्यों है? ये कोई काम सीधे तरीके से नहीं करती, अजीब हरकतें करती है। आप खुद ही देख लेना, अभी तो आप कुछ दिन यहाँ रहोगी ना। आप चिंता मत कीजिए बहन जी, मैं देखती हूँ वर्षा आखिर ऐसा क्या करती है और उसे समझा कर भी आऊंगी। वो आगे से ऐसा कुछ काम नहीं करेगी जिससे आपको परेशानी हो। दोनों सब दिन बातें कर रही होती हैं कि तभी चंदन वहां आ जाता है। चंदन पैर छूकर सरस्वती का आशीर्वाद लेता है। जीते रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। मम्मी जी मैं तो हमेशा खुश रहूंगा, मैं काम ही ऐसे करता हूँ। आज मैंने ऐसा काम किया कि आप सुनोगी तो कहोगी कि क्या दामाद मिला है, हर जन्म में मुझे ऐसा ही दामाद मिले। ये तो बहुत अच्छी बात है दामाद जी। वैसे आज आपने ऐसा क्या किया है? मुझे वर्षा ने फोन पर बता दिया था कि मम्मी जी की कमर अकड़ गई है, वो ना तो उठ पा रही है और ना बैठ पा रही है, इसलिए मैंने घर के सारे टेबल कुर्सियां सोफा और बेड बेच दिया है। अभी इसे लेने के लिए वो लोग आते ही होंगे। चंदन की बातें सुनते ही सरस्वती रेणुका की ओर देखने लगती है। ये तूने क्या किया, घर के सारे फर्नीचर क्यों बेच दिए? मम्मी सोफा और कुर्सी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बेड में लगा हुआ गद्दा कमर दर्द को बढ़ाता है। अब हम सभी जमीन पर बैठेंगे और जमीन पर ही सोएंगे, इससे तुम्हारी कमर सीधी हो जाएगी। अरे पहले के जमाने में हमारे साधु महात्मा जमीन पर ही तो सोते थे और सालों साल स्वस्थ भी रहते थे। तो बोलो ना, मैंने किया ना अच्छा काम। सरस्वती समझ जाती है कि चंदन तो वर्षा से भी आगे है। थोड़ी देर बाद घर के सारे फर्नीचर हटा दिए जाते हैं और सभी लोग फर्श पर बैठने लगते हैं, जिस कारण रेणुका की कमर का दर्द और बढ़ जाता है। हाय मेरी कमर, बस 2-3 दिन की बात है मम्मी, फिर तुम्हारी कमर एकदम ठीक हो जाएगी। अगले दिन रेणुका और सरस्वती दोनों बैठकर बातें कर ही रही होती हैं। और बताइए बहन जी, क्या बताओ बहन जी, बस समझ लीजिए किसी तरह दिन काट रहे हैं। चंदन ऑफिस चला जाता है, वर्षा बहू घर के काम में व्यस्त रहती है, मैं घर में अकेली बोर होती हूँ। अच्छा हुआ कुछ दिनों के लिए आप आ गई, मेरा तो मन लगा रहेगा, लेकिन आपके जाने के बाद मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी। रेणुका की बातें चंदन सुन लेता है और फिर वो कुछ ऐसा करता है कि जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। दरअसल उस दिन महीने की पहली तारीख होती है। चंदन की सैलरी आ जाती है। शाम को ऑफिस से लौटते वक्त चंदन अपनी सारी सैलरी का अच्छा खासा अमाउंट लगाकर ढोलक और हारमोनियम खरीद लेता है। मम्मी मम्मी कहाँ हो? रेणुका और सरस्वती दोनों कमरे से बाहर आती है। मम्मी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ये सब क्या है, ढोलक और हारमोनियम? हाँ तुम घर में बोर हो जाती हो ना, ये इसलिए लाया हूँ। तुम इन्हें बजाना और भजन गाना, तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा। लेकिन चंदन बेटे, मैं ये सब बजाना कहाँ जानती हूँ। अरे मम्मी, फ्रीक नॉट मैंने तुम्हारे लिए टीचर भी रख लिया है। रोज शाम को गुरुजी आएंगे और तुम्हें साज बताना, ओक भजन गाना सिखाएंगे। वो अभी आते ही होंगे। लेकिन चंदन बेटे ये सब, मम्मी तुम साज बनाना सिखाओगी, भजन गाना सिखाओगी तो हमें भी अच्छा लगेगा और तुम्हारा टाइम पास भी हो जाएगा। अच्छा लाओ, कुछ पैसे दे दो।
पैसे? लेकिन तेरी सैलरी तो आ ही गई है ना। हाँ तो ये सब साज खरीद कर लाया हूँ तुम्हारे लिए, और गिटार भी ऑर्डर कर दिया है। पूरी सैलरी खत्म हो गई है। रेणुका ने कुछ पैसे बचा कर रखे होते हैं, वो अपने कमरे में जाती है और अलमारी से पैसे निकाल कर चंदन को देती है। चंदन बेटे, ये ले पैसे, और गिटार का ऑर्डर कैंसिल कर दे। क्या मम्मी, मैं ये सब तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूँ और तुम कह रही हो कि मना कर दो? ऐसा नहीं हो सकता। चंदन अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वर्षा सबके लिए चाय बनाकर लाती है और चंदन को बुलाने के लिए कमरे में जाती है, लेकिन चंदन अपने कमरे में नहीं होता है। वर्षा बाहर आकर रेणुका से पूछती है, मम्मी जी, आपने चंदन को कहीं देखा? वो अपने कमरे में नहीं है। मैंने तो नहीं देखा, अभी तो ऑफिस से आया है, घर में ही होगा, तू छत पर जाकर देख। वर्षा चंदन को ढूंढती हुई छत पर जाती है। इधर चंदन बाहर से घर में आता है। दामाद जी, आप बाहर गए थे? वर्षा आपको ढूंढने के लिए छत पर गई है। मैं उसे बुला कर लाता हूँ। यहीं से आवाज लगा दीजिए, वर्षा आ जाएगी। आप चाय पी लो, चाय ठंडी हो रही है। अभी चाय पियेंगे और साथ में समोसे भी खाएंगे। दरअसल चंदन समोसे लाने बाजार गया होता है। वो रसोई में जाता है और एक प्लेट में समोसे और चटनी लेकर आता है। लो मम्मी जी, समोसे खाओ, इसकी चटनी बड़ी टेस्टी होती है। ऐसा कहकर वो चम्मच से चटनी उठाकर सबकी चाय की कप में डाल देता है। अरे रे, ये तो क्या कर रहा है? चाय में समोसे वाली चटनी क्यों डाल रहा है? अरे मम्मी, ये चटनी मुझे इतनी टेस्टी लगती है कि बस क्या ही बताऊं। मैंने चाय में इसलिए तो डाला है कि चाय का स्वाद बढ़ जाएगा। एक बार चाय पीकर तो देखो, मजा ना आ जाए तो कहना। रेणुका और सरस्वती अपनी अपनी चाय का कप घुर घुर कर देख रही होती है, लेकिन चटनी वाली चाय पीने की हिम्मत किसी में नहीं होती है। सरस्वती रेणुका की ओर देख रही थी, मानो पूछ रही हो कि क्यों बहन जी, आपका बेटा तो अलग ही लेवल का निकला। एक दिन तो चंदन ऐसी हरकत कर देता है कि सरस्वती को मानना ही पड़ता है कि उसका बेटा भी कुछ कम नहीं है। चंदन बाजार जाता है और ढेर सारे सामान लेकर आता है। चंदन बेटे, आज तूने बड़ी खरीदारी कर ली है, क्या लेकर आया है? हाँ मम्मी, श्राद्ध आने वाले हैं ना, मैंने घर में दादाजी और दादी जी के लिए पूजा रखवाया है। सोच रहा हूँ लगे हाथों तुम्हारा भी श्राद्ध कर ही दूं, उन लोगों के साथ तुम्हारा श्राद्ध भी निपट जाएगा। ये सुनते ही रेणुका फट पड़ती है। चुप कर नालायक, अभी मैं जिंदा हूँ, मेरे जीते जी मेरा श्राद्ध करेगा? ना ना नहीं मम्मी। सरस्वती रेणुका की ओर देखती है तो रेणुका नजरें चुराने लगती है। मम्मी, मैं सिर्फ एक दादाजी और दादी जी की श्राद्ध की तैयारी करता हूँ। ऐसा कहकर चंदन वहां से चला जाता है। बहन जी, आप तो कह रही थी कि मेरी बेटी उल्टी सीधी हरकतें करती है, लेकिन दामाद जी तो मेरी बेटी से 10 कदम आगे निकले। आपने क्या खाकर उन्हें पैदा किया था? अब सरस्वती की बातों का रेणुका के पास कोई जवाब नहीं होता और कहानी यहीं खत्म होती है। कैसी लगी दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके।